हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय अनदर लेक्चर ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेप्टिक अल्सर डिसीज़ के बारे में। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पेप्टिक अल्सर डिसीज़ एक कंडीशन है जिसमें जो हमारी जीआईटी होती है उसके म्यूकोसा में अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है। ये अल्सर फॉर्मेशन होता है गैस्ट्रिक एसिड की वजह से। जिस जगह पे गैस्ट्रिक एसिड पहुंच सकता है वहाँ वहाँ अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर डिसीज़। जैसे मान लीजिए ये हमारा स्टमक है, यहाँ पे हमारा गैस्ट्रिक कंटेंट है। ठीक है, गैस्ट्रिक एसिड प्रेजेंट है। तो मान लीजिए जब हमारा बॉडी का डिफेंसिव मैकेनिज़्म जो है वो वीक पड़ जाता है, तो अगर उस कंडीशन में हमारा ये जो एसिड है ये जिस पार्ट पे जाएगा वहाँ पे अल्सर फॉर्मेशन होने के चांसेस रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हमारा गैस्ट्रिक एसिड है तो अगर ये ईसोफेगस में जाएगा वहाँ पे ज़्यादा देर के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा तो ईसोफेजियल अल्सर हो सकते हैं। या फिर अगर ये कंटेंट हमारा नीचे ड्यूडेनम की तरफ जाएगा तो फिर ड्यूडेनल अल्सर हो सकता है। तो बेसिकली जो ये हमारा गैस्ट्रिक एसिड है ये जिस जगह को अफेक्ट करेगा उस जगह पे अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, पेप्टिक अल्सर डिसीज़ इज़ अ कॉमन डिसऑर्डर ऑफ जीआईटी characterized by formation of ulcers in the area exposed to gastric acid and pepsin। इसका कहने का मतलब है कि पेप्टिक अल्सर डिसीज़ एक जीआईटी का डिसऑर्डर है, मतलब हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का डिसऑर्डर है जिसमें अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है। वहाँ हो सकता है जहाँ पे जो गैस्ट्रिक एसिड है या फिर जो पेप्सिन होता है वो एक्सपोज्ड होता है। ठीक है, समझ आया। दिस कंडीशन अकर्स when there is an imbalance between aggressive factors and defensive factors। मतलब ये कंडीशन हमारी नॉर्मली अराइज नहीं होती है, ये तब होती है जब हमारा जो डिफेंसिव मैकेनिज़्म है एंड एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं उनमें इम्बैलेंस आ जाता है। बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि हमें डैमेज कर रहे होते हैं। तो इनके बीच में एक बैलेंस होता है जिसकी वजह से पर्सन हेल्दी होता है। जब इसमें इम्बैलेंस हो जाता है तो डिसीज़। एग्रीवेटिंग फैक्टर्स में हमारा जैसे गैस्ट्रिन हो गया, एसिड्स हो गए, पेप्सिन या फिर किसी भी तरह का इन्फेक्शन, ये सारे डिसीज़ कंडीशन को और एग्रीवेट करते हैं। ठीक है, डिफेंसिव फैक्टर्स में हमारा आ जाएगा जैसे कि म्यूकोसल बैरियर्स, बाइकार्बोनेट्स, ब्लड फ्लो एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये सारे हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन में। ठीक है, किसी भी ऑर्गन के प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं पेप्टिक अल्सर डिसीज़ की डेफिनेशन के बारे में। सो इट इज़ अ डिसीज़ कंडीशन इन विच देयर इज़ अल्सर फॉर्मेशन इन जीआई म्यूकोसा ड्यू टू एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड या पेप्सिन। इसका कहने का मतलब है कि ये जो पेप्टिक अल्सर डिसीज़ है ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी जीआई म्यूकोसा में अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और ये क्यों होता है, ये हमारे गैस्ट्रिक एसिड की वजह से होता है या फिर पेप्सिन की वजह से होता है। ठीक है, समझ। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइट। तो साइट के बेस पे जो पेप्टिक अल्सर हैं वो 3 तरह के होते हैं: गैस्ट्रिक अल्सर, ईसोफेजियल अल्सर एंड ड्यूडेनल अल्सर्स। ठीक है, अगर ये जो अल्सर हैं ये हमारे स्टमक में हो रहे हैं तो हम इनको गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे। अगर ये हमारे ईसोफेगस में हो रहे हैं तो हम ईसोफेजियल अल्सर बोलेंगे। और अगर ये ड्यूडेनम में हो रहे हैं तो क्या बोलेंगे, ड्यूडेनल अल्सर्स। ठीक है, गैस्ट्रिक अल्सर की अगर हम बात करें तो ये हमारे स्टमक में होते हैं। मोस्ट कॉमन जो इनकी साइट है वो होती है लेसर कर्वेचर की तरफ, मतलब ये हमारा लेसर कर्वेचर है, ये हमारा ग्रेटर कर्वेचर है। तो मोस्टली जो अल्सर है वो इस एरिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये एसोसिएटेड होते हैं विथ टाइप ए गैस्ट्राइटिस, मतलब इनमें जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और जो कॉज होता है वो सिमिलर होता है टू टाइप ए गैस्ट्राइटिस। बेसिकली टाइप ए गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। ठीक है, जिसकी वजह से गैस्ट्राइटिस होता है। ठीक है, तो वैसा ही कुछ हमें इसमें देखने को मिलता है जिसकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये काफ़ी सिमिलर होता है टू टाइप ए गैस्ट्राइटिस। ठीक है, ये जो डिसीज़ है या हम बोलें कि जो गैस्ट्रिक अल्सर वाली कंडीशन है इट कैन कन्वर्ट्स इनटू कैंसर और मैलिग्नेंसी। मतलब काफ़ी सारे ऐसे अल्सर्स हैं जो आपको आगे पता चलेगा कि वो बिनाइन ट्यूमर में कन्वर्ट हो सकते हैं, बट जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है इट कैन कन्वर्ट इनटू मैलिग्नेंट और मेटास्टेटिक कैंसर। ठीक है, ऐसे कैंसर में ये कन्वर्ट हो सकता है जो कि एक जगह से दूसरे बॉडी पार्ट में स्प्रेड करेगा। एंड गैस्ट्रिक अल्सर्स आर द सेकेंड मोस्ट कॉमन पेप्टिक अल्सर। ठीक है, फर्स्ट वाले हमारे कौन होते हैं, ड्यूडेनल,
सेकंड कॉमन होते हैं हमारे गैस्ट्रिक, एंड थर्ड और लीस्ट कॉमन जो होते हैं वो होते हैं हमारे ईसोफेजियल अल्सर्स। ठीक है, तो मेनली ड्यू टू वीक म्यूकोसल डिफेंस, ये जो अल्सर हो रहे हैं हमारे स्टमक में, इनका जो मेन कॉज होता है क्योंकि जो हमारा म्यूकोसल बैरियर होता है, म्यूकोसल डिफेंस होता है, ये वीक हो जाता है। इसकी वजह से हमारे गैस्ट्रिक अल्सर्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक के केस में अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें एपीगैस्ट्रिक पेन देखने को मिल सकता है, जो कि अगर हम खाना खाएंगे तो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि हमारी प्रॉब्लम पेट में है ना, तो यहाँ पे अगर हमारा फूड आएगा तो ये जगह और इरिटेट करेगी और पेन कॉज करेगी। ठीक है, नोज़िया, वॉमिटिंग हो सकता है, वो काफ़ी कॉमन होता है इस कंडीशन में। वेट लॉस देखने को मिल सकता है ड्यू टू फियर ऑफ ईटिंग, क्योंकि पेशेंट को डर होता है कि अगर मैं खाना खाऊंगा तो मेरे पेट में दर्द होगा, इसलिए वो खाना अवॉइड करता है। ठीक है, इसलिए उसमें वेट लॉस देखने को मिलता है, और इसमें हेमेटोमेसिस भी देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं ड्यूडेनल अल्सर्स के बारे में। तो इसकी मोस्ट कॉमन साइट जो होती है वो है इनिशियल 1/3 पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये जो अल्सर होते हैं मोस्ट कॉमन टाइप के पेप्टिक अल्सर होते हैं, एंड सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप के हमारे गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं। इट कैन ट्रांसफॉर्म इनटू बिनाइन ट्यूमर। जो हमारे गैस्ट्रिक वाले थे वो मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो रहे थे, लेकिन जो ये हैं वो बिनाइन ट्यूमर में कन्वर्ट हो सकते हैं। दीज आर ऑल्सो एसोशिएटेड विथ टाइप बी गैस्ट्राइटिस, मतलब ये टाइप बी गैस्ट्राइटिस से काफ़ी सिमिलर होते हैं एंड एसोशिएटेड होते हैं। जो टाइप बी गैस्ट्राइटिस होता है उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है एच पाइलोराई इन्फेक्शन, और इनका भी जो कॉमन कॉज होता है वो होता है एच पाइलोराई इन्फेक्शन। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि ये उससे काफ़ी सिमिलर होते हैं। एच पाइलोराई बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है जो कि क्या करता है, यूरिएज का प्रोडक्शन करवा देता है। एक एंजाइम होता है यूरिएज जो कि यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। फिर से देखते हैं कि एच पाइलोराई एक बैक्टीरिया होता है जो कि यूरिएज को प्रोड्यूस करता है। ये एंजाइम क्या करता है, हमारी यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। अब अमोनिया जो है बॉडी में एक्यूमुलेट होती है। ये एक्यूमुलेटेड अमोनिया हमारे स्टमक में या फिर हमारी इंटेस्टाइन में जो जी सेल्स होती हैं या फिर पैराइटल सेल्स होती हैं उनको इरिटेट करता है। कंटिन्यूअस इरिटेशन की वजह से क्या होता है, ये सेल्स एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करती हैं सिक्रीशंस को, जैसे कि HCl हो गया या फिर गैस्ट्रिन हो गया, उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट करती हैं, जिसकी वजह से अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये काम है हमारा एच पाइलोराई की वजह से। तो कोई भी अगर पूछे कि एच पाइलोराई एक बैक्टीरिया है, ये कैसे पेप्टिक अल्सर करा रहा है, तो आपको ऐसे ऐसे बताना है कि ये यूरिएज एंजाइम रिलीज़ करता है। ये जो यूरिएज होता है ये यूरिया को तोड़ देता है अमोनिया में, और अमोनिया एक्यूमुलेट होने की वजह से हमारी पैराइटल सेल्स एंड जी सेल्स जो होती हैं वो कंटिन्यूअसली इरिटेट होती रहती हैं, जिसकी वजह से सीक्रेशंस बढ़ जाते हैं और अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ईसोफेजियल अल्सर्स की अगर हम बात करें तो ये वो अल्सर्स होते हैं जो हमारे ईसोफेगस में फॉर्म होते हैं। इनकी जो कॉमन साइट होती है वो होती है इनिशियल पोर्शन या फिर लोअर ईसोफेजियल म्यूकोसा, मतलब ये हमारा लोअर एंड होता है ना ईसोफेगस का, तो यहाँ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ये था हमारा अब हम देखते हैं कि पेप्टिक अल्सर डिसीज़ के क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया, एच पाइलोराई इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, कुछ मेडिकेशंस की वजह से हो सकता है, जैसे कि एनसेड्स में आपने पढ़ा होगा ये कॉक्स इनहिबिटर्स होती हैं। तो जो नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे COX-1 को भी इनहिबिट कर देती हैं, और COX-1 हमारा स्टमक में प्रेजेंट होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस करवाता है। और प्रोस्टाग्लैंडिन मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है, डिफेंसिव फैक्टर है। ठीक है, तो अगर COX इनहिबिट होगा तो हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस भी नहीं होगी, जिसकी वजह से डिफेंसिव मैकेनिज्म भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये मेडिकेशंस की वजह से भी हो सकता है, जेनेटिक मेकअप की वजह से भी हो सकता है कि आपकी बॉडी में कुछ फॉल्टी जीन प्रेजेंट है जिसकी वजह से अल्सर फॉर्मेशन हो रहा है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकता है, एजेस की वजह से भी हो सकता है, जैसे कोई जो एडिशनल एज है, लाइक बढ़ती हुई उम्र के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं ये कंडीशन, जैसे कि एसिडिटी होना। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और एसिडिटी अगर कंटिन्यूअस रहेगी तो उसकी वजह से अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है। हम सेक्स की बात करें तो जो गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं वो फीमेल में ज़्यादा कॉमन होते हैं, वेयरएज जो ड्यूडेनल अल्सर्स होते हैं वो मेल में ज़्यादा कॉमन होते हैं। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को GERD यानी कि गैस्ट्रोईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ रह चुकी है या फिर गैस्ट्राइटिस की हिस्ट्री है तो उसको भी होने के चांसेस होते हैं।
ठीक है। या फिर किसी इंसान की डाइटरी हैबिट्स बहुत ख़राब है कि कोई रात में चाय पी रहा है या फिर दिन में 4-4 बार चाय पी रहा है, कॉफ़ी पी रहा है, स्पाइसी फूड ले रहा है, फ्राइड फूड ले रहा है, प्रोसेस्ड फूड ले रहा है, तो उसको होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ स्ट्रेस भी हमारा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर की साइकोलॉजी में पढ़ेंगे कि वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कैसे हमारा जो माइंड होता है वो हमारी बॉडी को भी अफेक्ट करता है। तो अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है तो उसकी वजह से भी गैस्ट्रिक अल्सर या फिर ड्यूडेनल अल्सर्स होने के चांसेस रहते हैं, और ऑटो इम्यून कंडीशन की वजह से भी ये डिसीज़ हो सकती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो गैस्ट्रिक अल्सर के केस में हमें एपिगैस्ट्रिक पेन देखने को मिलता है, जो कि लेफ़्ट साइड में होगा क्योंकि हमारा स्टमक लेफ़्ट साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये जो हमारा पेन है ये खाना खाने के 30 से 60 मिनट के बाद और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो हमारा कंटेंट है या फिर हमारा इस फूड है उसमें फिर HCl और पेप्सिन इसकी मिक्सिंग हो जाती है। इसकी वजह से हमारा पेन और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। हमें वॉमिटिंग देखने को मिल सकती है, हेमाटेमेसिस देखने को मिल सकता है, वेट लॉस, अनीमिया एंड डिफिशिएंसीज ये सब देखने को मिल सकता है, क्योंकि पेशेंट खाना नहीं खा रहा है ना, क्योंकि उसको डर है कि अगर वो खाना खाएगा तो उसको और दर्द होगा, तो इसलिए उसमें वेट लॉस देखने को मिल सकता है, डेफिशिएंसीज देखने को मिल सकती हैं। अनीमिया इसलिए क्योंकि उसको हेमाटेमेसिस होने के चांसेस हैं। ड्यूडेनल अल्सर के क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इसमें एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, जो कि राइट साइड में देखने को मिलता है। ठीक है। ये जो पेन है जब पेशेंट खाना खा लेता है तो उसको आराम मिलता है और पेन उसका कम हो जाता है। ठीक है। लेकिन खाना खाने के 2 से 4 घंटे बाद ये पेन इंटेंसिफाइड हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। ठीक है। इस कंडीशन में पेशेंट को नोज़िया, वॉमिटिंग ये देखने को नहीं मिलता है। मेलेना प्रेजेंट होता है। मेलेना का मतलब होता है जब हमारा जो स्टूल होता है वो ब्लैक हो जाता है, टेरी हो जाता है, क्योंकि लोअर GI ब्लीड की वजह से उसमें ब्लड एक्यूमुलेट हो जाता है। ठीक है। वो जो ओल्ड ब्लड होता है उसकी वजह से हमें जो स्टूल है वो ब्लैकिश सा देखने को मिलता है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मेलेना। तो इसमें हमारा मेलेना प्रेजेंट हो सकता है। हेमाटेमेसिस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। इसमें पेशेंट जो होता है वो वेल नरिश्ड होता है, क्योंकि पेशेंट को अच्छा लग रहा होता है जब वो खाना खाता है। जब खाना खाता है तो उसका पेन कम हो जाता है, इसलिए वो खाना खाता रहता है। मतलब ऐसा नहीं होगा बट ऐसा ही होता है। ठीक है। इस कंडीशन में पेशेंट को डेफिशिएंसीज नहीं देखने को मिलती हैं, क्योंकि अच्छे से वो फूड इनटेक कर रहा होता है। और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इस कंडीशन में पेशेंट को मिडनाइट पेन देखने को मिलता है। ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो रात में पेशेंट ने डिनर किया और डिनर करके वो सो गया, तो जब 2-4 घंटे बाद अच्छे से फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, स्टमक से निकल के इंटेस्टाइन में जाएगा, तो उसके बाद पेशेंट को पेन होगा, और तब तक मतलब रात हो जाएगी। तो ऐसे हम कहते हैं कि लाइक मिडनाइट पेन किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो वो हमें ड्यूडेनल अल्सर के केस में देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हमने कवर किया पेप्टिक अल्सर का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप्स एंड क्लिनिकल फीचर्स और कॉजेज़ भी। अब इसके आगे का आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है। थैंक यू।